बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। उम्मीद करते हैं आप सभी सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत फिट होंगे। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास। दर्शकों, आज बंगाल में क्या स्थिति है, नतीजों से पहले उसकी एक एक तस्वीर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे जुड़ी हुई खबर। अगर आपके बच्चे भी मोबाइल में रील बनाते हैं और जगह जगह चले जाते हैं तो सावधान हो जाइए। एक पानी की टंकी पर कुछ बच्चे रील बनाने पहुंच गए, देख रहे हैं आप, और सीढ़ी टूट गई, एक की मौत हो गई। इंडियन एयरफोर्स को मैदान में आना पड़ा। देखिए आप कैसे बचाया गया, फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। बच्चों को बचाया गया है। ये लोग रील बना रहे थे, उत्तर प्रदेश से ये मामला सामने आया है। सोचिए आप, रील का कितना खतरनाक चक्कर बन गया है। लोगों के दिमाग में वो इस तरह बस गया है कि बच्चे पानी की टंकी तक चले गए और फिर वहां पर फंस गए। गनीमत रही कि एयरफोर्स ने वक्त रहते बचा लिया। आप देख रहे हैं इंडियन एयरफोर्स ने बच्चों को बचा लिया है। और दर्शकों, अब कयामत की रात है आज। सुबह का सूरज किसके लिए खुशियां लेकर आएगा, कौन गम में डूब जाएगा, ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले रातों की नींद उड़ गई है। आपको एक एक तस्वीर आज बताने वाला हूं। बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में और केरलम में क्या चल रहा है, देख लीजिए। এইবারই পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার। এইবারই পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার। ये चुनाव तो जनता ने लड़ा, ममता वर्सेस जनता, नो वोट टू ममता, ऐसे ही चुनाव हुआ। ये जंग है, बंगाल में सब आसानी से नहीं है, ये लड़ना पड़ेगा। ममता बनर्जी लॉस्ट हर क्रेडिबिलिटी। इस बार नया सरकार आ रहा है, बीजेपी सरकार। 10 घंटे से भी कम का वक्त बचा है और देखिए बंगाल में तैयारी क्या है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग होगी, लेकिन अगर किसी ने गलती की तो देख लीजिए कैसा सख्त पैरा है। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। अब दर्शकों, आपको बताता हूं, बंगाल में 77 काउंटिंग सेंटर बनाए गए। आपको जानकारी दे दूं, यहां पर परिंदा भी पर ना मार पाए, इसलिए 3 लेयर में सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं। तस्वीर देख लीजिए। ये तो बात रही बंगाल की। इधर देखिए आप, तमिलनाडु में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। तमिलनाडु में भी क्या स्टालिन सरकार रहेगी या जाएगी, इस पर निगाहें टिकी हुई हैं।
दर्शकों, काउंटिंग में तो समय बाकी है, अभी सुबह का इंतजार है, लेकिन रात में देखिए क्या हो रहा है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, टीएमसी और बीजेपी अभी से वहां अपना तंबू गाड़ कर बैठ गए हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। दिखाइए जरा कैसे वहां पर दोनों तरफ से कार्यकर्ता पहुंचे। একটা প্রেস্টিজ ম্যাটার স্যার, আমিও কেউ যাবে না ওই ক্যাম্পে। আপনি ক্যাম্পে এখন আইন নিয়ে কথা अब दर्शकों सिर्फ 10 घंटे बचे हैं। देख रहे हैं आप कहां पर पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ है, असम में हुआ है, तमिलनाडु में, केरल में और पुडुचेरी में। और आपको ये जानकारी दे दूं कि इतने घंटे बाद पहला रुझान आएगा और रिपब्लिक भारत पर आपको सबसे सटीक नतीजे मिलेंगे। हमारी बड़ी टीम कल से आपको सुबह से हर एक तस्वीर दिखाएगी, आप कहीं मत जाइएगा। अगली तस्वीर दिखाइए। अभी वक्त बाकी है, लेकिन बीजेपी के खेमे में एग्जिट पोल के बाद से जश्न का माहौल है। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इस तस्वीर को। ये बीजेपी का क्या आत्मविश्वास है, क्योंकि एग्जिट पोल में सरकार बन रही है, लेकिन ममता ने कह दिया है कुछ भी हो जाए इस बार तो 200 पार तय है। रिपोर्ट देखिए। यही रात अंतिम, यही रात भारी, क्योंकि कल की सुबह भारत के पूरब में एक नया सियासी सूर्योदय लेकर आएगी। दलों की धड़कनें तेज हैं। रात का एक एक पहर सदी सा बीत रहा है। सत्ता पर नेताओं की ऐसी ममता की आज सारी रात नींद नहीं आएगी। 170 से 180 सीट भाजपा को मिलेगा निश्चित रूप से। बंगाल में ममता का मैजिक चलेगा या शुभेंदु की सरकार आएगी, सुबह के साथ तस्वीर साफ हो जाएगी। बंगाल का पहली बार चुनाव हुआ जहां एक भी डेथ कैजुअलिटी नहीं हुआ। पहली चुनाव, ममता बनर्जी लॉस्ट हर क्रेडिबिलिटी। इस बार नया सरकार आ रहा है, बीजेपी सरकार। असम में हेमंता का बुलडोजर क्या फिर दहाड़ेगा? क्या स्टालिन के सितारे फिर चमकेंगे? सिर्फ 10 घंटे बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, कल काउंटिंग की तैयारी है, लेकिन उससे पहले काउंटिंग सेंटर्स पर ईवीएम पहुंची हुई है और सभी की निगाहें ईवीएम पर आकर टिक गई है। ईवीएम पर सुरक्षा घेरा कैसा है दर्शकों, ये आपको बता रहा हूं। पहला सुरक्षा घेरा किसका होगा? राज्य पुलिस का होगा, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, एडजस्ट कर लीजिए इसे। दूसरा घेरा होगा सीएपीएफ का, देख रहे हैं आप, सीएपीएफ का घेरा होगा। और तीसरा घेरा है क्यूआर स्कैनिंग और वेरिफिकेशन का। यानी अगर किसी ने गड़बड़ी की, किसी ने कोशिश भी की, गलती अगर की गई, चाहे वो टीएमसी हो या बीजेपी, केंद्रीय सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात हैं, यानी यहां परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। अब मैं दर्शकों आपको दिखाता हूं। ये तो आपने सुरक्षा घेरा देख लिया, लेकिन इसको लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, आइए जरा आपको दिखाता हूं। काउंटिंग सेंटर पर सीसीटीवी लगाए गए। अगर कोई गड़बड़ी होगी तो तीसरी आंख आपको देखेगी। देखिए जरा फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। लेकिन दर्शकों सोचिए आप, क्यों इतनी व्यवस्था की जा रही है? क्योंकि बंगाल का इतिहास रहा है रक्त चरित्र वाला और काउंटिंग में भी काफी ज्यादा बवाल होता है। लेकिन बंगाल सहित 5 राज्यों में सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी दर्शकों, और वोटिंग को लेकर सभी राज्यों में 3 लेयर की सुरक्षा की गई। हर लेयर पर वेरिफिकेशन के बाद ही काउंटिंग स्थल पर एंट्री होगी। काउंटिंग के दिन बंगाल बेहद सेंसिटिव स्टेट बना हुआ है, लिहाजा पूरे बंगाल में 780 कंपनी सीएपीएफ की तैनात कर दी गई हैं। अकेले कोलकाता में सीआरपीएफ की लगभग 60 कंपनियां तैनात की गई हैं। दक्षिण 24 परगना, बीरभूम और वहां पर तो अतिरिक्त बलों की तैनाती करनी पड़ी। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने 77 विशेष पुलिस ऑब्जर्वर भी तैनात किए हैं।
आईपीएस लेवल के ये ऑब्जर्वर सीधे चुनाव आयोग को रिपोर्ट कर रहे हैं। बंगाल में 77 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। काउंटिंग सेंटर्स के आसपास धारा 144, 163 लागू की गई है, जिससे 4 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। अंतर्राज्यीय सीमाओं और जिला बॉर्डर्स पर भी चेक पॉइंट बनाए गए हैं। हर आने जाने वाले वाहन की भी जांच की जा रही है। फलता सहित कई सेंसिटिव इलाकों में क्यूआरटी की टीमें तैनात की हैं। फलता वो सीट है जहां पर काफी हंगामा हुआ था दर्शकों। तो आप ये मानकर चलिए कि इस बार जबरदस्त तैयारी की गई है। और इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है, सुनिए जरा। কাউন্টিংয়ে কোনো যেটা আছে রুল রেগুলেশন মধ্যে ঘাটতি থাকবে না পালন করার জন্য গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট या স্টেট গভর্নমেন্ট এনিবডি হু ইজ ইনসাইড দ্য কাউন্টিং হল ইনক্লুডিং যেটা আছে আপনার আরও এআরও ওরা भी আন্ডারটেকিং দিচ্ছে কি আমরা সব আইন টাইন পড়ে নিচ্ছি, রুল টুল পড়ে নিচ্ছি। যদি আমাদের কোনো ভুল হবে, ইচ্ছাকৃত या ল্যাক্সিটি হবে या নেগলিজেন্স হবে, will be held liable as per the appropriate conduct rules। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह की तैयारी बंगाल में हो रही है चुनाव आयोग की। ये तो आपने देख ली, लेकिन इधर देखिए, बंगाल में ग्राउंड पर डीजी सीआरपीएफ भी मैदान में। यानी इस बार हंगामा नहीं होगा, ना ही उपद्रव होगा। दिखाइए जरा तस्वीर फुल फ्रेम। ये देखिए दर्शकों, इधर आत्मविश्वास देखिए, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, अपने आप को ठंडा कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी आम लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ। फुल फ्रेम दिखाइए। ये चुनाव से पहले बीजेपी का कॉन्फिडेंस बताने की कोशिश है। अब यहां शुभेंदु अधिकारी कोल्ड ड्रिंक पर चर्चा कर रहे हैं और खबर यह है कि ममता बनर्जी भी अंदर खाने बैठक कर रही है। यहां सरकार बनाने की और परिवर्तन की लहर का दावा किया जा रहा है और ममता कह रही है कि फिर से हम वापसी करने वाले हैं और इसको लेकर अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं दर्शकों। लेकिन दर्शकों, एक तरफ ममता की बैठक, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी। और ये तो मानिए आप कि सुबह जो भी कुछ हो, दोनों ने अपने अपने दावे कर दिए, अपनी अपनी रणनीति बना ली है दर्शकों। कैसे, दिखाता हूं मैं आपको। ये आप देखिए, काउंटिंग के दौरान ममता बनर्जी कहती हैं पूरी तरह से सतर्क रहें, टीएमसी पीछे चल रही है, बीजेपी ये झूठ फैला सकती है, किसी भी तरह की अफवाहों पर भरोसा नहीं करना है, एक दिन पहले से नशा और सिगरेट शराब सब कुछ छोड़ दें। ममता कह रही है बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं, साधारण भोजन करें, जहां 400-500 वोटों से हार हो वहां रिकाउंटिंग की मांग करना है, नतीजों की अपलोडिंग पर नजर रखें और गड़बड़ी पर तुरंत खबर दें। अब इधर बीजेपी ने भी अपनी गाइडलाइन कार्यकर्ताओं को भेज दी है, कहा काउंटिंग टेबल पर कड़ी नजर रखें, फॉर्म 17C पर हस्ताक्षर से पहले वोटों के मिलान को देख लें, समझ लें, उसके बाद ही करें और बिना बैकअप प्रतिनिधि के अपनी सीट ना छोड़ें, किसी के उकसावे में ना आएं और शांतिपूर्ण काउंटिंग कराएं, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्कालिक रिपोर्ट भेजें। ये बीजेपी की तरफ से गाइडलाइन जारी की है। यानी दोनों की तैयारी है दर्शकों, और इसको लेकर बीजेपी क्या कह रही है, सुनवाता हूं आपको। रूप से तृणमूल जा रहे हैं और भाजपा आ रही है, सरकार बनाएंगे और अच्छे बहुमत से लगभग 170 से 180 सीट भाजपा को मिलेगा निश्चित रूप से। लेकिन दर्शकों देखिए, जब जब चुनाव आते हैं, जीत किसी की भी हो, कोई आतिशबाजी करता है, कोई दिवाली मनाता है, तो कोई होली खेलता है। और देखिए इधर गुलाल आ गए मार्केट में। बंगाल में भगवा की डिमांड ज्यादा इस बार एग्जिट पोल को देखते हुए, हरा और भगवा दोनों आया है, लेकिन दुकानदार ये बताते हैं कि भगवा की डिमांड एग्जिट पोल के बाद ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन दर्शकों, यहां पर बड़ी बात क्या है, इधर गुलाल बिक रहा है, लेकिन गुलाल किसके पाले में जाने वाला है, यही तो सवाल है। क्योंकि यहां दिग्गज मैदान में दर्शकों, और सबसे वीआईपी सीट तो है पश्चिम बंगाल की, जहां ममता बनर्जी के सामने है शुभेंदु अधिकारी। पिछली बार नंदीग्राम में हराया था, इस बार भवानीपुर में। और इधर असम का दिखा देता हूं, जहां हिमंता बिस्वा शर्मा ने पूरा प्रचार किया है
और कांग्रेस पार्टी ने गौरव गोगोई को प्रचार मैदान में उतारा था। जबरदस्त बीजेपी कांग्रेस में मुकाबला है। इधर एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके है, इधर पलानीस्वामी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया है। एआईएडीएमके दोनों चुनाव मैदान में, इधर पी विजयन है और इधर राजीव चंद्रशेखर है और कांग्रेस पार्टी भी यूडीएफ के तौर पर मैदान में डटी हुई है। इधर एन रंगास्वामी है बीजेपी की तरफ से और इधर पुडुचेरी में पूरी तैयारी है कांग्रेस पार्टी की कि वो सरकार बनाए। लेकिन एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो अलग अलग बता रहे हैं और इन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। अगली तस्वीर दिखाइए, ये देखिए आप, इधर हर जगह पर तैयारी है दर्शकों, लेकिन एक सीट है जहां 21 मई को दोबारा वोटिंग होगी और ये सीट है दर्शकों फलता की। दिखाइए जरा वहां किस तरह की तैयारी है। यानी अब बंगाल में 293 सीटों पर नतीजा आएगा, एक सीट पर फिर से मतदान होगा। अब ये देखिए दर्शकों, उत्तर 24 परगना में बीजेपी के नेता के घर पर गोलीबारी हुई है। रिजल्ट से पहले ही होने लगा। दिखाइए फुल फ्रेम। ये आप देख रहे हैं, बंगाल में अभी भी चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ तैनात है दर्शक। और इस समय जो बंगाल की स्थिति बनी हुई है, फलता में जहां पर रीकाउंटिंग की बात कही, लेकिन अब तो रीवोटिंग की बात कही। यानी यहां पर फिर से चुनाव कराया जाएगा और इस सीट पर, ये सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। आपको बताते हैं आज बवाल होने लगा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं दर्शकों में, बंगाल में जिसका डर था उसकी शुरुआत हो गई है। नतीजों से पहले बंगाल में हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं और उत्तर 24 परगना में बीजेपी के नेता के घर पर गोलीबारी हुई। सीसीटीवी में 2 हमलावर बीजेपी नेता के घर पर फायरिंग करते दिखे। आरोप है कि टीएमसी वोटिंग से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं को डरा रही है। वहीं दूसरी तरफ विधाननगर में काउंटिंग सेंटर पर बवाल हो गया। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता टेंट पर कब्जे को लेकर भिड़ गए। बवाल इतना बड़ा कि सीएपीएफ ने लाठीचार्ज कर माहौल को शांत कराया। बंगाल में काउंटिंग से पहले ये घटनाएं महज इत्तेफाक नहीं है। 2021 में काउंटिंग के बाद बंगाल में भयंकर हिंसा और आगजनी हुई थी। पोस्ट पोल हिंसा में तकरीबन 30 लोग मारे गए थे और इसी तरह गुंडई फलता में भी देखने को मिली है। फलता में जहांगीर के समर्थकों पर बूथ पर छेड़छाड़ के आरोप लगे और फलता में वोटिंग ही रद्द कर दोबारा चुनाव कराने का ऐलान भी कर दिया है, जो 21 तारीख को होने वाला है। अब मैं आपको सुनवाता हूं बीजेपी से लेकर क्या कह रही है, सुनिए जरा। चुनाव को लेके, चुनाव का पहले, चुनाव के दिन, चुनाव के बाद, और ये 15 साल में जब से ममता आई 2011, सभी में एक ऐसा चुनाव आप नहीं दिखा सकेंगे जो खून नहीं बहा, लाश का ऊपर चुनाव नहीं हुआ। तो लाशों पर तृणमूल ने राज किया। ऐसा कोई चुनाव नहीं है जिस चुनाव में कलकत्ता पुलिस, बंगाल पुलिस और तृणमूली गुंडा लोग लूट नहीं किया। पूरा तैयारी है, सब तैयारी वारी में तो लगे थे हम सभी लोग, पूरा पार्टी एंड उम्मीदवार सभी लगे थे, सब कंप्लीट करके ही आ रहे हैं। अब दर्शकों यहां तो तैयारी आपने देख ली, काउंटिंग से पहले क्या है, लेकिन जब सब कुछ जनता ने तय कर दिया है तो अब उम्मीद है मां काली से। मां काली के दर पर और माता के दर पर सभी नेता पहुंच गए हैं और कह रहे हैं कि हमारी झोली को मां भर दें। देखिए जरा। गंगा सागर तक भाजपा की कैबिनेट में सरकार बनेगा। काल की कपाल पे लिखा हुआ है, इसमें कोई नगर नहीं।
और नतीजों से पहले बीजेपी ने ये वीडियो जारी किया जिसमें बीजेपी कह रही है कि बंगाल में कमल खिलना तय है। दिखाइए इस वीडियो को। अब दिखाते हैं आपको दर्शकों मंदिर मंदिर। अभी से देख रहे हैं आप, शुभेंदु अधिकारी पहुंच गए और यहां पर मन्नत मांगी जा रही है, आशीर्वाद लिया जा रहा है। दिखाइए फुल फ्रेम इस तस्वीर को। इधर मंदिर की तैयारी हो रही है, इधर बीजेपी ने अभी से जश्न मनाना शुरू कर दिया। दिखाया मैंने आपको वीर भूमि में ये जश्न मनाया जा रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। ये देखिए आप, यहाँ बीजेपी उम्मीदवार शंकर घोष पहुंचे मंदिर में। फुल फ्रेम दिखाइए, ये भी मंदिर पहुंच गए नतीजों से पहले। यह बीजेपी की कैंडिडेट पूर्णिमा चक्रवर्ती और ये भी महादेव के दर्शन करने पहुंची हैं। दिखाइए फुल फ्रेम इन्हें भी। यह बीजेपी के कैंडिडेट उत्तर 24 परगना से दर्शकों अर्जुन सिंह, जिन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए, लेकिन नतीजों से पहले ये भी भगवान के घर मत्था टेकने पहुंचे। दर्शकों, ये पहला मौका है बंगाल में जब दावा किया जा रहा है कि हिंदू एकजुट हो गया है और हिंदुओं ने एकजुट होकर वोट किया है। लेकिन ये तो नतीजों के बाद पता चलेगा। उससे पहले क्या हो रहा है बंगाल में वो आपको दिखाता हूं। पश्चिम बंगाल की धरती पर हिंदुत्व की आंधी चल रही है। सनातन संस्कृति की झलक दिख रही है। मंदिर मंदिर, द्वारे द्वारे, चप्पा चप्पा भगवामय हो चुका है, वो भी परिणाम से पहले सुशासन के साथ सनातन गौरव की खातिर। ये लहर नहीं ललकार है, ये भक्ति है, जीत की हुंकार है। परिणाम आने से पहले बीजेपी के नेता मंदिर पहुंच रहे हैं। ये कोई औपचारिकता नहीं, ये आस्था की जीत है। ये संकेत है बंगाल में कल का सूर्योदय जय श्री राम के नारों से गूंजेगा। एक तरफ तुष्टीकरण की राजनीति जिसने बंगाल में हिंसा, उपद्रव, हिंदुओं पर अत्याचार के जख्म दिए, लेकिन इस बार बीजेपी का सीएए, एनआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड का एजेंडा बंगाल में बड़ा मुद्दा रहा और हिंदुओं को एकजुट करने में बड़ा अहम हथियार साबित हो सकता है। इसी उम्मीद में बंगाल को अब परिवर्तन की दरकार है। सरकार बना रहा है, आप अच्छा तरीके से इतना दिन तक मेहनत किया, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 5 साल तक कोई हमारी वारकर ने मेहनत किया दल को खड़ा करने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए। कल एक दिन आप पूरा शांति से और आपका धैर्य बनाए रखते हुए अच्छा करके काउंटिंग कीजिए। ये मंदिर दर्शन सिर्फ दर्शन नहीं, बंगाल में सनातन पुनरुत्थान का संकल्प है। बंगाल में भगवा रंग अब सिर्फ झंडे पर नहीं, बंगाल की आत्मा पर चढ़ रहा है। कल बंगाल का नतीजा है, देखते जाइए बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है। अब दर्शकों, नतीजों से पहले ये मंदिर पॉलिटिक्स शुरू हो गई, लेकिन मैं आपको बताता हूं एग्जिट पोल में जो आंकड़े आए हैं उससे आप समझेंगे
कि ये कितनी जरूरी है और क्यों शुरू हुई। पश्चिम बंगाल चुनाव के मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब पूरे देश की निगाहें पश्चिम बंगाल के नतीजों पर टिकी हुई हैं। लेकिन परिणाम से पहले बंगाल में अलग ही रंग दिख रहा है। कड़े मुकाबले के बीच बीजेपी प्रत्याशियों ने ईश्वर की शरण ली है। वोटर्स का आशीर्वाद ईवीएम में कैद होने के बाद बीजेपी उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में प्रसिद्ध मंदिरों में मत्था टेक रहे हैं और सभी 294 सीटों पर जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो अब अलग अलग जगह पर प्रार्थना कर रहे हैं। बंगाल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स नतीजों से ठीक पहले मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं। हालांकि राजनीतिक पंडित इसे बड़ी रणनीति मानते हैं, एक सोची समझी मंदिर पॉलिटिक्स जिसका मैसेज हिंदुओं में गया। बीजेपी प्रत्याशियों का कहना है उन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया और अब वो भगवान से आशीष ले रहे हैं ताकि परिवर्तन का संकल्प पूरा हो। हुगली, उत्तर 24 परगना जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भी विशेष पूजा अर्चना हुई। बीजेपी उम्मीदवारों का मानना है कि जनता का प्यार उन्हें मिल चुका है और अब देवीय शक्ति के आशीर्वाद से बंगाल में भगवा लहराएगा। यानी परिणाम से पहले ही बंगाल में धर्म और राजनीति का संगम दिख रहा है और इसको लेकर दर्शकों बीजेपी दावे भी कर रही है। सुनवाता हूं आपको। कीर्तन में गया और एक महीने में 10-20 कीर्तन में और मंदिर में मैं जाता ही हूँ। मैं हिंदू हूँ और मैं धर्म मानता हूँ, इसलिए मंदिर में गया कि सनातन का स्थापना हो, असुर शक्ति का विनाश हो, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, ये निश्चित है। और आने वाले दिन में बंगाल में सनातन स्थापना हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले। Of the people of West Bengal will be fulfilled by the blessings of the goddess Kali, and we are hopeful the way everything is going on. Tomorrow we will get blessings of Ma Kali to form the government. दर्शकों, अब दावा तो दोनों तरफ से किया जा रहा है, लेकिन देखिए नतीजों के बाद ही स्थिति साफ होगी। लेकिन जो दावे एक रात पहले किए जा रहे हैं वो ये बताते हैं कि आत्मविश्वास में कौन है। ये बीजेपी कह रही है कि जेनजी इस बार हमारे साथ है, यानी युवा वोटर हमारे साथ आएगा। दिखाइए इस तस्वीर को जरा। लेकिन इधर आप देख रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर हैं, ममता के कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं। यह हमने आपको बताया, यानी दोनों तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए जरा इसे। ये आप देखिए, शुवेंदु अधिकारी ने बार बार जो ड्यूटी लगाई है उसकी जानकारी लीक हो गई। दिखाइए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। उन्होंने आरोप लगाया है कि अधिकारियों की ड्यूटी की जानकारी लीक की जा रही है और शुवेंदु अधिकारी का कहना है कि कुछ अधिकारियों की जो तैनाती है वो संदेहास्पद है। और इसको लेकर चुनाव आयोग क्या कह रहा है, सुनवाता हूं आपको। সব রেডি আছি আমরা, কোথায় শান্তি হবে না, কি জন্য শান্তি হবে? তৃণমূল বিজেপি বলছে আলাদা আলাদা করে তাদের লোককে বলছে কাউন্টিং সেন্টার পাহারা দিতে, এটা অশান্তি হওয়ার চান্স। কাউন্টিং সেন্টার পাহারা দিতে, স্ট্রং রুম পাহারা দিতে, কি পাহারা দিতে? পাহারা দিতে বলছে। কোনো প্রবলেম, স্ট্রং রুম তো থাকতেই পারে, এটা তো আলাদা। देखिए बड़ी बात क्या है, जब काउंटिंग होती है दर्शकों तो दावे किए जाते हैं कि अधिकारी इनका है उनका है, दोनों तरफ से किया जाता है, कोई एक नहीं करता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है? और बंगाल में शुवेंदु अधिकारी ने क्या आरोप लगाए हैं, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप देखिए, काउंटिंग के लिए चुनाव आयोग ने पुख्ता तैयारी की है। ड्यूटी में तैनात एक एक अधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई है और इस बीच बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ड्यूटी में तैनात कुछ अधिकारियों पर सवाल उठाए। शुवेंदु अधिकारी ने इसे लेकर टीएम्स इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया है। उन्होंने लिखा, मतगणना से पहले ड्यूटी जानकारी लीक हुई है। कहा कुछ अधिकारी अपनी ड्यूटी की जानकारी साझा कर रहे हैं, जगह और जिम्मेदारियों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी बता रहे हैं। इससे मतगणना प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं और पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता खतरे में आ सकती है, क्योंकि इस जानकारी के दबाव में धमकी की गुंजाइश बनती है। और आपको बताएं, ऐसे में शुवेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की मांग की है और अपील की है कि अधिकारियों को मतगणना ड्यूटी साझा की जाए, साथ ही इस तरह की जानकारी जुटाने वाले संगठनों की भी जांच कराई जाए। शुवेंदु अधिकारी ने इसे लेकर क्या कहा है वो मैं आपको सुनवाता हूं। झूठा, कोई एविडेंस नहीं है, राजनीति से प्रेरित है, ये बंद होना चाहिए।
ये सब करके पूरा इतना अच्छा तरीके से चुनाव हुआ, हिंसा नहीं हुआ। बंगाल का पहली बार चुनाव हुआ जहाँ एक भी डेथ कैजुअलिटी नहीं हुआ, पहली चुनाव। क्यों ये सब कर रहे हैं आप लोग? जो हुआ तो हो गया है, कोई संभव है ईवीएम में कोई हाथ लगाना? ये सब बेबुनियाद आरोप लगाना बंद करें। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, दावे जरूर किए जा रहे हैं कि गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन काउंटिंग को लेकर किस तरह की तैयारी है ये तो मैंने आपको दिखाई। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, मतगणना के बीच बंगाल में चुनावी माहौल काफी तनावपूर्ण है। इस बीच चुनाव आयोग और ऑब्जर्वर की रिपोर्ट सामने आई है, जो बेहद चिंताजनक और काफी हैरान करने वाली है। ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के मुताबिक फलता में गड़बड़ी हुई है। पोलिंग स्टेशन पर ईवीएम के बटन्स पर परफ्यूम लगाया था। इसका मकसद यह था कि मतदाता जिस बटन को दबाए उसकी उंगली पर सुगंध लग जाए और आसानी से पहचान की जाए कि वो कहां वोट करके आया। रिपोर्ट में कई बूथ पर बटन पर ब्लैक टेप से बीजेपी का बटन चिपका दिया गया था। इससे मतदाता अपनी पसंद का उम्मीदवार चुन ही नहीं पा रहे थे। यह मतदान की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली हरकत थी। ऑब्जर्वर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कुल 60 पोलिंग स्टेशन हैं, यानी वोटिंग के दौरान करीब 21% बूथ प्रभावित हुए और इन 285 बूथ पर लगभग 53,967 मतदाताओं ने वोट डाले। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कई जगह पर डर का माहौल था और पोलिंग अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। रिपोर्ट में फर्जी मतदान को लेकर भी कई गंभीर खुलासे हुए हैं। कई बूथ पर मतदाताओं की जगह दूसरे लोगों ने वोट कर दिया। कई बूथ पर वीडियो फुटेज या तो गायब पाए गए या फिर अधूरे थे और इससे चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं, जिसके खिलाफ शुभेंदु अधिकारी चुनाव आयोग भी जा चुके हैं। और आपको बताएं, उसी फलता पर 21 तारीख को फिर से वोटिंग कराई जाएगी। सुनिए जरा बीजेपी क्या कह रही है। तो भाई बहनों को हिंदू गांव से निकलने नहीं दिया। आज भी बड़ा बड़ा बात किया है अभिषेक ने। तो ये जहांगीर जैसा आदमी को चुनाव लड़ना नहीं चाहिए, इसी को देखना चाहिए। और अभिषेक अब तक क्यों बाहर है? वो क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया इतना बड़ा बड़ा बात बोलने का बाद? और तुम लोग क्या करते थे 15 साल? तुम और तुम्हारा पीसी मिलके क्या किए हैं? तुम 7,11,000 वोटों से जीतते हो। तुम कौन हो? तुम नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो? गांधी जी हो? अरे गांधी जी नेताजी भी आज जिंदा रहते तो 7,11,000 वोट से नहीं जीत पाते। 7,11,000 वोट किसी को वोट डालने नहीं दिया। डायमंड हार्बर में डायमंड हार्बर मॉडल, फलता मॉडल, जहांगीर गुंडा। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए सबसे अहम बन गया है और इस बार एड़ी चोटी का जोर लगाया गया है। पूरी ताकत बीजेपी ने लगा दी है। दावा किया जा रहा है कि इस बार जीत होगी। सभी मैदान में उतरे हुए थे। लेकिन दर्शकों ये बड़ा अहम चुनाव है और राजनीतिक पंडित कहते हैं कि यहां से दशा और दिशा दोनों तय होगी। बीजेपी की रणनीति अगली क्या होगी, समझिए जरा। कल 5 राज्यों का चुनावी नतीजा आने वाला है, लेकिन सबका ध्यान इस वक्त बंगाल पर केंद्रित है। बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में जीत बेहद अहम है। जनसंघ के फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से थे। यही वजह है कि 1950 से ही बीजेपी कोशिश कर रही है किसी तरह पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बने। हालांकि अभी तक बंगाल में बीजेपी को सफलता नहीं मिली, लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी की ओर से हर संभव कोशिश हुई। चुनाव प्रचार के दौरान संसाधनों की कोई कमी नहीं रखी गई। दूसरी ओर सबसे बड़ी वजह बंगाल के लिए प्रयोगशाला है, जिससे पता चलेगा कि कितने हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर सकते हैं, जिससे यह भी पता चलेगा कि वो कितने हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं। और साथ ही साथ उत्तर और पूर्व और सेंटर में बीजेपी परचम फहरा चुकी है, लेकिन पश्चिम बंगाल अभी तक बीजेपी से बचा हुआ है। बीजेपी अब तक यहां जीतने में कामयाब नहीं हुई है। वहीं विपक्ष के लिए भी पश्चिम बंगाल कई लिहाज से अहम है। विपक्ष को अगर बीजेपी को उनका बढ़ता प्रभाव रोकना है और एक छत्र राज को रोकना है तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी को सत्ता में बने रहना होगा। लेकिन इस बार के चुनाव में बंगाल भी विपक्ष के हाथ से फिसलता दिख रहा है और अगर ऐसा हुआ तो काफी ज्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी विपक्ष की। सुनिए जरा राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या आई है। हमारा अपील है किसी भी तरीके की हिंसा ना हो जाए।
जो जीत गया, जीतने का मतलब ये ऐसा नहीं है जो पिछले दफा जो आपका घर तोड़ा था, आपका कार्यकर्ता का हत्या किया था, आप वैसे ही काम करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि तृणमूल कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट को कोई टेंशन है। हम लोग 5 साल तक लोगों के साथ रहते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, तो चुनाव के वक्त तो लोग उन्हीं को चुनेंगे जो उनके साथ हमेशा रहते हैं। बीजेपी का कैंडिडेट जो लोग जहां पे भी बने हैं, लोग वहां के उनको पहले दफा देखे हैं। मैं सोचता हूं आने वाला दिन में बंगाल जरूर डेमोक्रेसी को बचाएंगे और ऐसा सरकार बनाएंगे जो जनता के लिए अच्छा होगा। और कांग्रेस का तरफ से मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, आने वाला दिन में कांग्रेस ही अल्टरनेटिव हो सकता है, दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो सकती। अब दर्शकों, मैं आपको एक दिलचस्प जानकारी देने वाला हूं। इस बार बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है और ममता बनर्जी की कुंडली क्या कहती है? एक जानकारी सामने आई है दर्शकों, बड़ी दिलचस्प जानकारी, इसलिए आपके सामने रख रहा हूं। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। ममता बनर्जी बंगाल में जीत का चौका लगाने का दावा करती हैं, लेकिन ममता बनर्जी के ग्रह गोचर इस दावे में बाधक बन रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, कई ज्योतिषाचार्य कहते हैं। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक ममता बनर्जी पर शनि की अंतर्दशा चल रही है और इसकी वजह से पश्चिम बंगाल में उनके पराक्रम में कमी के संकेत। ममता बनर्जी की कुंडली में 3 बार लगातार सत्ता सुख का योग था, यानी चौथी बार सीएम कुर्सी तक पहुंचना काफी मुश्किल लग रहा है। जन्म की तारीख और समय के मुताबिक ममता बनर्जी सिंह राशि की है और वर्तमान समय में सिंह राशि में केतु का प्रवेश हो चुका है। केतु की वजह से राशि वालों का अहंकार बढ़ जाता है। यही नहीं, राशि वालों की परिस्थितियां भी विपरीत हो जाती हैं। इसलिए बंगाल में सत्ता परिवर्तन के योग का दावा किया जा रहा है और बीजेपी कॉन्फिडेंट लग रही है। लेकिन दर्शकों, ये तो पश्चिम बंगाल हुआ, अब बाकी राज्यों में क्या हो रहा है? क्या असम में भी यही स्थिति बनी हुई है? क्या तमिलनाडु में भी बीजेपी को हल्का बहुत एज मिलने वाला है या फिर स्टालिन बने रहेंगे? आपको तमिलनाडु से लेकर केरलम और असम की रिपोर्ट अब मैं देने वाला हूं। दिखाइए, पहली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देखिए, असम में हिमंता रिटर्न्स एग्जिट पोल में दिखाए गए और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है एग्जिट पोल में, लेकिन दावे दोनों तरफ से जीत के किए जा रहे हैं। मूव कीजिए इस तस्वीर को, अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देखिए, दिल्ली में हिमंता बिस्वा शर्मा की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इस तस्वीर को। लेकिन दर्शकों, कांग्रेस की सहयोगी दल है, वो जीत का दावा कर रही है, कह रही है कि इस बार असम में उनकी जीत होगी। सुनिए जरा। ये सच्ची नहीं है, ये सच्ची नहीं है। हम लोग कंफर्टेबली गवर्नमेंट बनाएंगे, तो 2 दिन के लिए रुक जाइएगा। हम लोग गवर्नमेंट बनाएंगे। ये सच्ची नहीं है। हम लोग कंफर्टेबली गवर्नमेंट बनाएंगे, तो 2 दिन के लिए रुक जाइएगा। हम लोग गवर्नमेंट बनाएंगे। दर्शकों, 9 अप्रैल को यहां वोटिंग हुई थी और असम में 85% से ज्यादा मतदान हुआ था, इसलिए दोनों तरफ से जीत के दावे की जा रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखे। अगली तस्वीर दिखाइए। यहां बीजेपी ने जीत की तैयारी शुरू कर दी है। कैसे जश्न मनाया जाएगा? बीजेपी कार्यालय में सब कुछ तैयारी है, क्योंकि एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बन रही थी। लेकिन आपको बताएं, असम के साथ तमिलनाडु और केरलम में क्या होगा, वो इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। असम और तमिलनाडु के नतीजे कल आएंगे। परिणाम से पहले जो हाल असम में हेमंता का है, वही हाल तमिलनाडु में स्टालिन का है। दोनों की पार्टियां भले ही अलग हों, लेकिन इम्तिहान की घड़ी दोनों के लिए एक समान है। हेमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी असम में हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, तो तमिलनाडु में स्टालिन को फिर से सत्ता की कुर्सी मिलने की उम्मीद है। सियासी जमीन पर कांग्रेस भी ताल ठोकते हुए नजर आ रही है। कल काउंटिंग है और काउंटिंग के लिए हम सब लोग तैयारी हमने करी है। हर काउंटिंग सेंटर के ऊपर सारे हमारे कांग्रेस पार्टी के लोगों को ट्रेनिंग दी गई है।
क्योंकि हमें आकांक्षा हरदम रहती है कि काउंटिंग सही होगी, इलेक्शन कमीशन कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा, तो इसके लिए हमने सबों ने कोशिश करी है। बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बहुत उत्साहित हैं और वो सरकार, हमारी एनडीए की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी। कयासों और उम्मीदों भरी सियासी पिच पर हर किसी को जीत की उम्मीद है, लेकिन विजय तिलक उसी के माथे पर लगेगा जिसे जनता जनार्दन ने वोट से आशीर्वाद दिया होगा। लेकिन दर्शकों, आप सोचिए जरा, असम में इस वक्त एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी को लगता है कि इस बार हिमंता बिस्वा शर्मा मैदान में फिर वापस आने वाले हैं। असम में 126 विधानसभा सीटों के नतीजे कल आएंगे और 9 अप्रैल को एक ही चरण में सभी सीटों पर वोटिंग होने वाली है। असम में इस बार 85.89% से ज्यादा वोटिंग हुई। सरकार बनाने के लिए असम में बहुमत का आंकड़ा 64 का है और एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनने के संकेत मिल रहे हैं। अनुमान सही साबित हुए तो असम में बीजेपी की जीत की हैट्रिक होगी और सर्वे में एनडीए को 80 से ज्यादा सीटें मिलती दिखाई दी हैं। वहीं कांग्रेस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा 100 सीट जीतने का दावा करते हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल तो 70 सीटों का दंभ भर रहे हैं, लेकिन असम में करीब 15 साल से कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर है और पूर्व सीएम तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई ने परिवर्तन यात्रा भी निकाली। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने विकास और अवैध घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। घुसपैठियों का मुद्दा यहां सबसे बड़ा है और इसीलिए इस बार हिमंता की वापसी की उम्मीदें। सुनिए जरा दावे क्या किए जा रहे हैं। कल गुवाहाटी में आसाम के जितने प्रत्याशी हैं उनके साथ मीटिंग हुई और साथ ही जो हमारे गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उनके साथ भी मीटिंग हुई, जिसमें हम तीनों ऑब्जर्वर थे, वीके शिव कुमार और तिर्की जी और मैं। सारी बातें हमारे पक्ष में हैं और सबसे बड़ा कारण तो ये है कि हिमंता बिस्वा शर्मा एक सप्ताह पहले किस प्रकार से अपना आपा खो चुके थे, संतुलन खो दिए थे, वो तो देखा ही और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की है। उसमें जो फैसला आया उसमें सारी चीज़ें हैं, स्पष्ट है किस प्रकार से उन्होंने अपना संतुलन खोया और क्या स्थिति बनी है वो सब देख रहे हैं। तो ये जो है वो हार की स्थिति बन रही है, इस कारण से अपना संतुलन खो गए। हाथ कंगन को आरसी क्या है, उनको तो ये मालूम होना चाहिए गौरव गोगोई को कि कांग्रेसी भी मान रहे हैं कि आसाम में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और इसलिए हर एग्जिट पोल कह रहा है। एग्जिट पोल तो वही है जो जनता कहती है, एक दो नहीं, हर एग्जिट पोल कह रहा है कि आसाम में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। कांग्रेस के ख्वाब अधूरे रहने वाले हैं। जिस तरह कांग्रेस ने वहां गलतफहमी पैदा करके, भ्रम पैदा करके, कन्फ्यूजन पैदा करके जो कोशिश की, वो सारी कोशिश आसाम की जनता ने नाकाम कर दी। हम भारी बहुमत से आसाम में चुनाव जीतेंगे और फिर से अपनी सरकार बनाएंगे। अब दर्शकों देखिए, दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन अगर बीजेपी यहां पर एग्जिट पोल के मुताबिक जीतती है तो रिकॉर्ड बनाएगी हैट्रिक की। लेकिन उससे पहले देखिए, मतगणना के लिए पूरी तैयारी है, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए विशेष तैयारियां की। अगली तस्वीर दिखाइए। इधर कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है और उसे इतनी व्यवस्था पर भी भरोसा नहीं है। सुनिए जरा। आज असम में हम लोग का जो ओपोजिशन अलायंस है उन लोगों का एक मीटिंग हुआ था। वो मीटिंग में सारा स्टेट से कैंडिडेट आया था और जो कंफ्यूजन कुछ था उसके लिए ऑल पार्टी थे, दो एक आदमी सीईओ को अपॉइंटमेंट लेके हम लोग भेज किया। हमारा मेन पॉइंट था जे पोस्टल बैलॉट का हम दूसरा स्टेज में देखा है। पहले आपको 200-100 बूथ का जो आपका मामला है जीतने का, वो जीतने का अनाउंस हो जाता है। बाद में बोला था कि हम लोग पोस्टल बैलेट काउंट नहीं किया, दूसरा एक रिजल्ट हो जाता है। इसीलिए हम क्लियरिटी के लिए आया था। कंपनियां एसएपी की लगा रहे हैं बाहर में भी, पूरे असम में। उसके अलावा जितना लोकल पुलिस है उसको सजग किया गया है ताकि कहीं भी काउंटिंग के बाद
कोई जो मतलब हिंसा की कोई घटना ना हो। और आपके थ्रू मैं सब राजनीतिक दलों को और जो हमारे कैंडिडेट हैं उनको आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप जीतते हैं तो आपको बधाई, लेकिन आप उसका जो एक विक्ट्री प्रोसेसन जो है उसको थोड़ा सीमित रखें, रेगुलेटेड रखें, ताकि अननेसेसरी दूसरे दल के साथ कोई कलह का ऐसा जो है विषय पैदा ना हो। लेकिन दर्शकों, असम में घुसपैठियों का मुद्दा बहुत बड़ा है और देख रहे हैं आप, सीमावर्ती इलाके में काउंटिंग सेंटर पर फोर्सेस की तैनाती की है ताकि यहां पर कोई भी गड़बड़ी ना हो। अब मैं आपको दिखाता हूं असम में काउंटिंग की तैयारी कैसी है। दर्शक, बंगाल में तो आपने देख लिया पूरी तैयारी है, लेकिन असम भी बहुत महत्वपूर्ण है और यहां पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले तस्वीर क्या है आपको बताता हूं। असम में करीब 35 साल बाद एक चरण में चुनाव हुआ, ये जान लीजिए। सुबह 8 बजे से मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती होगी। रिपब्लिक भारत आपको सबसे तेज नतीजे दिखाएगा और असम के सभी 35 जिलों में 40 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। कोकराझार, तिनसुकिया और जोराहाट में 2-2 केंद्र बने हैं, जबकि नौगांव विधानसभा क्षेत्र में 3 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। आयोग ने पारदर्शी काउंटिंग के लिए 126 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। इसके अलावा 5,981 कर्मियों की तैनाती है। 2,348 निगरानी पर्यवेक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। डाक मतपत्रों की सघन जांच की जाएगी, रिटर्निंग अधिकारी के जिम्मे है और विधानसभा क्षेत्र के आधार पर गिनती 15 से 28 चरणों में होगी। करीबी मुकाबले वाली सीटों पर रिकाउंटिंग की व्यवस्था है और मतगणना स्थल पर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी है। सीआरपीएफ की 25 कंपनियों को राज्य भर में तैनात किया है। इसके अलावा राज्य सशस्त्र पुलिस और उनकी 13 कंपनी मैदान में उतरी हुई हैं। यानी पूरी तैयारी असम में भी की गई है। देखिए, सुनिए। काउंटिंग की जो पूरी प्रिपरेशन है वो ऑलरेडी हो चुका है और सारे जितने भी हमारे काउंटिंग स्टाफ रहेगा, काउंटिंग सुपरवाइजर होगा, सबका ट्रेनिंग ऑलरेडी हो चुका है। BNSS 163 भी हमने लागू किया है, ड्राई डे भी डिक्लेयर किया हुआ है और हम लोग होपफुल है कि बहुत अच्छी तरीके से काउंटिंग प्रोसेस हो जाएगा। काउंटिंग जो प्रोसेस है इसको स्मूथली हो, पीसफुली हो, इसके लिए हर तरह से हमने सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया है और हर जगह पे, जिला के हर जगह पे, हर थाना एरिया में हम लोग का पुलिस का व्यवस्था है, वो व्यवस्था रहेंगे। तो हमारे 2 जगह पे काउंटिंग होना है 5 LACs के लिए, तो उसके हिसाब से हमारा दोनों सेंटर्स पे ऑलमोस्ट 600-700 पुलिसमैन का डिप्लॉयमेंट है और उस डिप्लॉयमेंट के सिवाय भी हमारे हर एक थाना में एडिशनल फोर्स दिया हुआ है, जिससे पोस्ट काउंटिंग हम कोई भी छोटा इंसिडेंट होने से तुरंत रिस्पॉन्ड कर पाएं और तुरंत उस पे एक्शन ले पाएं। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, असम की तस्वीर मैंने आपको दिखा दी, लेकिन तमिलनाडु, केरलम और पुडुचेरी में भी कल वोटिंग होने वाली है और माफ कीजिए, नतीजे आने वाले हैं। वोटिंग के बाद से दावे किए जा रहे हैं। डीएमके एग्जिट पोल में, कई एग्जिट पोल में जीत रही है तो कई में टीवीके यानी विजय भी बहुमत का आंकड़ा छू रहे हैं। अब निगाहें बनी हुई हैं तमिलनाडु पर। अगली तस्वीर दिखाइए। AIADMK ने जीत का दावा कर दिया है, बीजेपी के साथ गठबंधन में है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। Because of BJP, even ADMK is going to lose. That is what has happened in the past. In many elections, whoever is with BJP had lost and never won. BJP, the people of Tamil Nadu will not accept BJP. अब इधर AIADMK ने तो जीत का दावा किया, लेकिन दर्शकों एग्जिट पोल में स्टालिन सरकार बनती हुई दिख रही है। तो कई जगह पर पहली बार मैदान में उतरे थलापति विजय की पार्टी टीवीके भी किंग मेकर बन सकती है। तमिलनाडु में इस बार जबरदस्त सियासी मुकाबला है। 23 अप्रैल को एक ही चरण में सभी 234 सीटों पर वोटिंग हुई और इस बार 85% से रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। इससे ज्यादा ही हुआ है। पहले डीएमके और AIADMK के बीच टक्कर की उम्मीद थी, लेकिन टीवीके के चुनावी मैदान में आने से मुकाबला दिलचस्प हुआ। अभिनेता से नेता बने थलापति विजय टीवीके के सर्वे सर्वा हैं और बीजेपी इस बार AIADMK के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। एग्जिट पोल में डीएमके की सत्ता की वापसी के संकेत मिले। ज्यादातर सर्वे में डीएमके को 112 से ज्यादा सीट मिली है, लेकिन AIADMK गठबंधन को 83 सीट मिलने की उम्मीद है और इन सब के बीच एक सर्वे में टीवीके को जबरदस्त बढ़त दी गई है। विजय की पार्टी 98 से 120 सीट पा सकती है, यह एग्जिट पोल में दावा हुआ है और यह अगर सही साबित हुआ तो विजय किंग मेकर की भूमिका में या किंग की भूमिका में भी आ सकते हैं। बहुमत का आंकड़ा 118 का है
और दावा यह किया जा रहा है कि त्रिशंकु भी हो सकती है। वहीं तमिलनाडु में विधानसभा में अलग अलग जगह पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव आयोग ने पूरे राज्य में 62 मतगणना केंद्र बनाए हैं। सिर्फ चेन्नई में 3 सेंटर पर काउंटिंग की जाएगी। 40 से ज्यादा सुरक्षा बलों की कंपनियां तैनात रहेंगी और इसे लेकर अलग अलग जीत के दावे किए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। पुनः एक बार AIADMK, AMMK, PMK, भाजपा, हम सबका जो TMC, हम सबकी मिली हुई NDA की सरकार जो इस बार जनता DMK को हराकर, DMK के बड़े ही भ्रष्टाचारी और एक प्रकार से महिलाएं और युवाओं की अपेक्षाओं को ठुकराने वाली जो DMK की सरकार थी, उसको इस बार बाहर फेंकेंगे और NDA की सरकार तमिलनाडु में अवश्य जीतेगी। अब दर्शकों, नतीजे तो कल आएंगे और हमने आपको बताया है कि सबसे तेज नतीजे रिपब्लिक भारत आपको बताएगा। लेकिन अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक आपके काम की खबर बता रहा हूं, इसको तो देख ही लीजिए। आपके घर में भी एसी होगा, लेकिन एसी बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा कर सकता है, परेशानी पैदा कर सकता है अगर आप सतर्क ना हो। इसलिए सावधानी जरूरी है, डरिएगा नहीं। आपको खबर बता रहा हूं, एसी ब्लास्ट से 9 लोगों की मौत हुई। पहली तस्वीर दिखाई है, खबर आई है दिल्ली से दर्शकों। हालांकि दावा किया जाता है कि दिल्ली में गर्मी भी ज्यादा पड़ती है, लेकिन तड़के करीब 4 बजे, मतलब अल सुबह 4 बजे ये एसी में धमाका हुआ और उसके बाद आग लग गई है। देखिए जरा कितनी भयंकर ये आग लगी है। नहीं होने पर ये तो ऊपर चली गई। दर्शकों, आपको बताता हूं, ये इलाका है दिल्ली का विवेक विहार। जहां पर आग लगी वहां पर सभी सो रहे थे। एसी फटने से आग लगने का दावा किया और करीब 9 लोगों की इसमें जान चली गई है। फुल फ्रेम दिखाइए, ये कितनी ऊंची जगह है। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को फोन किया गया, तब जाकर वो पहुंचे। लेकिन दर्शकों, जब तक आग बुझाई जाती तब तक कई लोगों की मौत हो चुकी थी। हालांकि फिर भी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है और ये आंकड़ा दर्शकों 9 पर पहुंच गया है। लेकिन आपको बताएं, दिल्ली में देखिए आप, ये वो परिवार है जो रह रहा था, इन सभी की मौत हो गई। इसलिए कह रहे हैं दर्शकों कि डरना नहीं है, आपको सावधान रहना है। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, एसी सभी इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि एसी लगा लिया तो धमाका हो ही जाएगा, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको उसमें सावधानी बरतनी होगी और इसलिए कहा जाता है कि अभी एसी को लेकर सावधानी बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि कुछ घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली शादरा इलाके में भीषण आग की यह घटना घटी। शादरा के विवेक विहार में 4 मंजिला बिल्डिंग में आग लगी। हादसे में बिल्डिंग में रहने वाले 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 4 पुरुष, 4 महिलाएं और एक 1.5 साल का बच्चा भी है। जानकारी दें, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 10 से 15 लोगों को बचाया गया है। मृतकों के शव बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर से बरामद किए गए हैं। पहले फ्लोर पर एक शव, जबकि दूसरे फ्लोर पर 5 शव बरामद किए गए हैं। 3 शव सीढ़ियों पर मिले, जो छत की ओर जान बचाकर भाग रहे थे। मृतकों में एक 1.5 साल का बच्चा भी है, जबकि एक 60 साल का बुजुर्ग है। शव इतनी बुरी तरह से जल गए थे कि उन्हें पहचानना काफी मुश्किल था। आग बिल्डिंग के पिछले हिस्से में लगी थी, वहीं ज्यादा मौत हुई है। 4 मंजिला इस बिल्डिंग के हर फ्लोर पर 4 BHK फ्लैट है, 4 BHK फ्लैट, और बिल्डिंग के 8 फ्लैट्स में से 6 फ्लैट बुरी तरह जल गए। ये आग कैसे लगी अभी तो कहना मुश्किल है दर्शकों, लेकिन कुछ लोग शॉर्ट सर्किट को आग का कारण बता रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि एसी फटने से हादसा और बड़ा हो गया, क्योंकि आग से पहले एक धमाके की आवाज सुनाई दी। सुबह करीब 4 बजे आग लगी थी, जिस पर 8 बजे काबू पाया गया, यानी 4 घंटे तक सभी परेशान रहे। लेकिन दर्शकों, जैसे ये घटना घटी, कुछ चश्मदीद भी सामने आए। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में 8 फ्लोर है। 8 फ्लोर में 4 आगे हैं, 4 पीछे हैं। आग जो लगी है वो 2nd फ्लोर पीछे से लगी है और आग इतनी तेज थी, मतलब जो आग थी वो ऐसा लगता है जैसे आग अपना तांडव दिखा रही है, और हवा के साथ साथ वो आग जो है ऊपर तक बढ़ती चली गई, अपना तांडव दिखाती चली गई। पीछे वाले जो थे वो सारे उन्होंने बिल्कुल डैमेज कर दिए। उसमें वहाँ कुछ जाने भी गई हैं अंदर के अंदर, लेकिन जो आगे वाले थे उनको बचा लिया गया है। लोग कितने नहीं पता जी, पर वहाँ ना बहुत तेज आग थी सुबह 5 बजे ना,
तो हम जब 5 बजे आए ना तो बहुत तेज आग जल रही थी। दर्शकों, आग की घटनाएं थोड़ा डराती भी हैं, लेकिन आपको सतर्क रहना होगा। देखिए, सावधानी तो बहुत जरूरी है। आपको याद है अभी गाजियाबाद में भी ऐसी घटना घटी थी, गौर ग्रीन सोसाइटी में आग लगी थी। 29 अप्रैल को यह घटना घटी और कई फ्लोर आग की जद में आ गए थे। यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था एसी फटने की वजह से। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। अब ये आप देखिए, ये पूरी जो इमारत है वो खंडहर में तब्दील हो गई। ये दिल्ली जहां पर आग लगी है, देख रहे हैं आप कितनी बुरी हालत हो गई है इसकी। अब एकाएक घर में रखा सारा सामान जल गया। दावा किया जा रहा है कि धमाके भी हुए। लेकिन अगर दर्शकों मान लिया जाए कि एसी में आग लगी या एसी फटने से हादसा हुआ है, तो इसमें डरना नहीं है। इसमें आपको कुछ सावधानी बरतनी है। कैसी सावधानी, मैं आपको बताता हूं। गर्मी बढ़ रही है और जैसे जैसी गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे हादसे बढ़ रहे हैं। भीषण गर्मी में एसी को लेकर एहतियात बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में गर्मी और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। पहला, आपको क्या काम करना है, 2 से 3 घंटे में 15 मिनट के लिए एसी को बंद करें, ताकि एसी का कंप्रेसर ओवरहीट ना हो पाए। एसी ब्रेक के लिए 15 मिनट का अलार्म लगाएं। एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रखें और एसी को एक्सटेंशन लाइन या मल्टीप्लग से ना जोड़ें। अगर बिजली की लाइन है तो उसी में रखें, ताकि सॉकेट ओवरलोड ना हो। अगर कोई पुरानी या खुली वायरिंग है तो उसे तुरंत बंद कराएं। आवाज या बदबू आ रही है तो एसी को तुरंत बंद करें और फिर जांच करें। ठीक ना हो तो एसी को तुरंत रिपेयर भी कराएं। एसी के लिए एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर भी लगाएं। अचानक करंट आने पर एमसीबी खुद ब खुद ट्रिप हो जाती है। एसी के आउटडोर यूनिट को छाया में रखें। तेज धूप से बचाने के लिए ऊपर शेड भी लगवाएं। हर हाल में एसी का मेंटेनेंस समय समय पर कराना बहुत जरूरी है। और आपको बताएं, अगर ये सावधानियां आप बरतेंगे तो इस तरह की आपकी घटनाओं से आप बच सकते हैं। लेकिन दर्शकों, जो घटनाएं घटी हैं और जो आने वाले समय में गर्मी बढ़ रही है, इसलिए एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। बहरहाल, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक और खबर आपको बताते हैं। खबर है दर्शकों महायुद्ध की। लोगों को लग रहा है ये खत्म हो गया है, लेकिन मैं कहता हूं कि पिक्चर अभी बाकी है। पहली तस्वीर दिखाइए जरा, इधर देख रहे हैं आप, ये आज की तस्वीर बता रहा हूं। मिडिल ईस्ट में कतर में हमला किया गया है। क्या फिर से युद्ध शुरू होने वाला है? ये तस्वीर देख लीजिए, फुल फ्रेम दिखाइए। अब इधर दर्शकों, अमेरिका को ईरान ने मिसाइल टेस्ट के जरिए धमकी दी। फुल फ्रेम दिखाइए जरा। पूरी तैयारी में ईरान है कि अगर हमला हुआ तो बदला लिया जाएगा। अब दर्शकों, ईरान के पास दिक्कत है, हॉर्मुज ब्लॉक है। तो खबर यह है कि पाकिस्तान में तेल की स्मगलिंग हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान की बॉर्डर दर्शकों जुड़ी हुई है और पाकिस्तान में तो वैसे ही तेल की किल्लत है। इसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा, लेकिन पहले बताता हूं, डोनाल्ड ट्रंप तैयार नहीं है। अगर ईरान ने बात नहीं मानी तो डोनाल्ड ट्रंप हमला कर सकते हैं। यह बात ईरान भी जानता है और इसलिए दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि फिर से युद्ध शुरू हो रहा है। अमेरिका ईरान युद्ध के बादल छट नहीं रहे। दोनों देश शांति की बात करते हैं और युद्ध की बात भी कहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अब नया प्रस्ताव भेजा है। अमेरिका को भेजे नए प्रस्ताव में ईरान ने 14 पॉइंट रखे हैं। अमेरिका के 9 पॉइंट प्लान के जवाब में ईरान ने यह प्रस्ताव भेजा है। ईरान ने ट्रंप को भेजे शांति प्रस्ताव की लिस्ट में थोड़ा सा बदलाव भी कर दिया है। ईरान की इस नई लिस्ट में पहले सभी 10 बातें शामिल की गई हैं, लेकिन ईरान ने बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए उसका क्रम बदल दिया है। क्या है? सबसे पहले लड़ाई खत्म करने की बात रखी है ईरान ने। दूसरा, हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए कहा है। और तीसरा,
परमाणु कार्यक्रम रखा है, यानी परमाणु कार्यक्रम तीसरे नंबर पर आ गया, जबकि पिछले प्रस्ताव में परमाणु कार्यक्रम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सबसे पहले नंबर पर था। और ईरान ने परमाणु पर बातचीत को ठंडे बस्ते में डालने के लिए कहा है। मतलब ईरान चाहता था कि इस युद्ध में जो भी कुछ हुआ है, सबसे जो ज्वलनशील मुद्दा था वो था परमाणु का। अब संकेत यह है कि ईरान के इस नए प्रस्ताव पर अमेरिका में असमंजस है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के नए प्रस्ताव की समीक्षा की बात कही है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप को इसकी सफलता का संदेह भी जताया है। ट्रंप ने ईरान को सबक सिखाने के लिए फिर अपनी बात को दोहराया है। और आपको जानकारी दे दें कि अगर ऐसा हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप फिर से हमला कर सकते हैं और इस रुख पर ईरान के तेवर भी काफी ज्यादा गर्म है। ईरान ने कहा अमेरिका दोबारा दुस्साहस ना करे, अगर फिर से हमला हुआ तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा और हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी सेना का कब्रगाह बना दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अमेरिकी सेना को समुद्री लुटेरी कहा गया। ये ईरान की तरफ से कहा है और कहा कि उनका एयरक्राफ्ट कैरियर उनके पास है, लेकिन वो समंदर के लुटेरों जैसा बिहेव कर रहे हैं। सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जिस तरह से नेगोशिएशंस हो रहे हैं वो मजाक लगता है। 5 पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स की बात हो रही है। अमेरिका का कोर इशू ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म करना है, लेकिन ईरान ऐसा नहीं चाहता। अमेरिका और ईरान के बीच जिस तरह से नेगोशिएशंस हो रहे हैं वो मजाक लगता है। 5 पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स की बात हो रही है। अमेरिका का कोर इशू ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म करना है, लेकिन ईरान ऐसा नहीं चाहता। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, अगर युद्ध फिर से शुरू होता है तो अभी स्थिति बहुत खराब है दुनिया में दर्शकों, ग्लोबल मंदी की आहट है। पाकिस्तान छोड़िए, देश में जो स्थिति बनी हुई है पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की, वो धीरे धीरे दुनिया में भी आ सकती है। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट युद्ध की वजह से अमेरिका मुश्किल में। आपको बता रहा हूं, अमेरिका की एक एयरलाइन कंपनी है स्पिरिट, वो बंद हो गई है, शट डाउन कर दिया उन्होंने, अपनी सारी फ्लाइट्स बंद कर दी हैं। ये अमेरिका की स्थिति है। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। और अब भारत में भी महंगाई बढ़ सकती है दर्शकों। देखिए पेट्रोल तो जमीन से ही निकलेगा, अब जब निकलेगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, तो कहां से लाया जाएगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ग्लोबल मंदी आने वाली है और ये दुनिया में एक बहुत बड़ा संकेत है दर्शकों। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी इस समय अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला तो दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आइए आपको बताते हैं ग्लोबल मंदी क्यों कही जा रही है। मिडिल ईस्ट युद्ध के रुझान अब धीरे धीरे सामने आने लगे। युद्ध की वजह से पाकिस्तान की हालत तो खस्ता है। पाक की महंगाई 11% पर पहुंचने के संकेत हैं, क्योंकि तेल $120 प्रति बैरल तक चला गया। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान में तो हाहाकार मचेगा ये तय। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 298 पर पहुंच गया है, जिसका मतलब पाकिस्तान में आयात महंगा हो जाएगा। और महंगाई का असर केवल पाकिस्तान पर नहीं पड़ेगा, दुनिया के तमाम देश महंगाई की चपेट में आने वाले हैं। दुनिया के तमाम देश इस महंगाई से जूझने वाले हैं। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों में भी इसका असर दिखने लगा है। IMF के मुख्य अर्थशास्त्री पेयरे ने कहा है, चेतावनी देते हुए, अगर संघर्ष लंबा चलता है और तेल की कीमतें इसी तरह ऊंचाई पर बनी रहती हैं तो ग्लोबल आर्थिक ग्रोथ रेट गिर सकता है, करीब 2% तक आ सकता है। मतलब ग्लोबल मंदी दस्तक देने वाली है। ग्लोबल ग्रोथ रेट 3.3 से घटकर 3.1% हो गया है। ऐसे में ग्लोबल मंदी से भारत समेत एशिया भी चपेट में होगा। ग्लोबल मंदी का मतलब यह कि बाजार में मांग में कमी आ जाएगी और मांग में कमी का सीधा मतलब है कि प्रोडक्शन कम होने लगेगा। प्रोडक्शन कम होने की वजह से नए रोजगार नहीं मिलेंगे और कंपनियां कर्मचारियों की छटनियां करने लगेंगी। ये गलत संकेत हैं दर्शकों, और इकोनॉमिक एक्सपर्ट इसके लिए क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। मिडिल ईस्ट की वॉर की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट की वॉर की वजह से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में महामंदी आ रही है और अगर ये वॉर ऐसी चलती रही तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में मेजर तबाही, जी हां भयंकर तबाही आ सकती है। डेटा ये बताता है। पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी देखिए, ऑलरेडी महंगाई वहां 9 से 10% हो चुकी है, 11% होने की संभावना है। पाकिस्तान में US डॉलर 300 पाकिस्तानी रुपए के करीब पहुंचने वाला है और पाकिस्तान में GDP ग्रोथ बहुत नीचे जाने वाली है। पाकिस्तान के अब दर्शकों
खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है स्वामी विवेकानंद से। वो कहते हैं, असली रुतबा आपके पद या पैसों से नहीं बल्कि आपके व्यवहार में झलकता है। एक अमीर इंसान अगर घमंडी है तो उसकी कोई इज्जत नहीं करता, पर एक साधारण इंसान अगर तमीज और प्यार से बात करता है तो वो सबका दिल जीत लेता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, ऊंचे बनो पर इतने भी नहीं कि जमीन पर खड़े लोग आपको छोटे दिखने लगे। इस बात का विशेष ख्याल रखें। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।